हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू दिस सेशन। आज के वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीडीपी वाले पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो 7 जनवरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 7 जनवरी 2022 का है। इसके पहले हमने 6 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर को किया था। टोटल 23 क्वेश्चन पेपर हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। तो पहले हम पेपर 1 के सीटीपी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो 14 पार्ट में सीडीपी के वीडियोस को मैंने अपलोड किया है। आज ये 15 नंबर वाला वीडियो होगा। इसके पहले 14 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और इसके साथ साथ ईवीएस के भी क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ और उसको भी जनवरी तक का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जो अगला क्वेश्चन पेपर होगा वो दिसंबर वाला होगा, 2021 दिसंबर का। तो हम देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हम सीडीपी के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगी 30 से 35 मिनट की होगी। हो सकता है उससे कम भी बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो ये बात ठीक है। कोई बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, कोई बच्चा 12 महीने में, कोई 13, कोई 14, कोई 15। मतलब हर बच्चे में चलने सीखने मतलब हर एक एक्टिविटी में कोई कोई जल्दी कर लेता है, कोई कोई बाद में थोड़ी समय 1-2 महीने बाद करता है। तो ये वेरिएशंस आते हैं बच्चों के डेवलपमेंट में। तो व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है, क्योंकि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट जुड़ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपने ये प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा कि विकास जो है, जो डेवलपमेंट होता है वो भिन्न भिन्न दरों पर होता है। उसकी रेट जो है वो समान नहीं होती है। तो वही ये क्वेश्चन, उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। किस पर निर्भर करता है डेवलपमेंट। तो ये तीनों पर ही निर्भर करता है। आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर करता है और आनुवंशिकता होती ही है, पर्यावरण होता ही है और पर्यावरण के अंतर्गत ही सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी आ जाते हैं। तो तीनों पर ही विकास निर्भर करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। और आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं कि लगे कि हाँ इसमें लेवल है, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तो और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। तो अगर आप देखें कि प्रतीकात्मक खेल किसमें बढ़ता है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जो 2 से लेकर 7 साल तक का पीरियड होता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था होती है, अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था होती है, इसमें बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है और उसके अलावा इसमें बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा आंसर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। तो इस ऑप्शन को अगर आपको नहीं पता है कि प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तो आप लिख के रख सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकात्मक खेल बच्चे खेलते हैं। प्रतीकात्मक का मतलब कि जैसे कि कोई एक बच्चा है वो डॉक्टर बन गया, कोई एक बच्चा है
मतलब रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई शक्तिमान बन गया, कोई डोरेमोन बन गया। इस तरीके से मतलब प्रतीकात्मक खेल जो अपने आस-पास समाज में, पड़ोस में, टीवी में, जहाँ कुछ भी देखते हैं उसी को नकल करके खेलने की कोशिश करते हैं। तो वो ये सब बातें जो हैं वो किसमें आती हैं? तो ये सब बातें कहाँ पे आती हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था में आती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख कर रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की कौन सी अवस्था है? तो ये क्वेश्चन आपको फ्री का क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत बार बताया है और हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था कौन सी है? किताबें और पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, धार्मिक संस्थान है या परिवार है? तो प्राथमिक समाजीकरण में एकमात्र क्या है? परिवार है। और मे भी कभी-कभी पास पड़ोस भी हो जाता है, लेकिन परिवार सबसे ज़्यादा प्रमुख है और उसके बाद आपको द्वितीयक संस्थाएँ याद रखनी है, मीडिया, धार्मिक ये सब जो है वो जो प्राथमिक नहीं है वो द्वितीयक में आएगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? वो परिवार होता है। और ये फ्री का क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको वैसे ही बन जाएंगे। और अगला है कि एक 5 वर्ष की अ, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? तो मतलब उस लड़की को लगता है कि लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है और चौड़े गिलास में पानी कम है, जबकि अमाउंट दोनों का सेम है, लेकिन आकार के कारण उसको ऐसा लगता है। तो वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं करती है। और उसके बाद अगला है कि वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करती है और उसका अगला है कि वह नकल नहीं कर सकती है। तो पाँचवा का ऑप्शन क्या होगा? आपको पता ही है कि वो रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पा रही है। वो रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पा रही है, मतलब वो यहाँ से आगे तो जा पा रही है लेकिन आगे से जो है वो पीछे नहीं जा पा रही है। मतलब कि वो 1 से 100 तक की गिनती तो गिन लेगी लेकिन 100 से 1 तक की गिनती वो नहीं गिन पाती है। तो चारों ऑप्शन में से यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा कि वह प्रतिवर्ती सोच जो है वो नहीं रख पाती। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है वो कंज़र्वेशन का एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो चारों में से ये ठीक होगा और कोई ऑप्शन तो कुछ बन ही नहीं रहा उसमें। और अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? यहाँ पे लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की बनावट व संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है। आपको मतलब कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। लेव वाइगॉत्स्की का नाम सांस्कृतिक उपकरण से आराम से जुड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप स्कीमा की बात करते तो ये किससे जुड़ता है? जीन पियाजे से जुड़ता। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? वाइगॉत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो संज्ञानात्मक विकास में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वाइगॉत्स्की के अनुसार। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार जो है वो जो भाषा होती है वो संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संज्ञानात्मक विकास में वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिपक्वता, संगठन और संतुलन ये तीनों जो है पियाजे इसकी बात करते हैं, वाइगॉत्स्की इसकी बात नहीं करते हैं। और 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता होगी? प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष की विशेषता, व्यवहारवादी होगा या फिर शिक्षक केंद्रित होगा? समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता है। क्या होगा इसका आंसर? प्रगतिशील कक्षा कक्ष की ये विशेषता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपका आराम से हो जाना है। और बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते। ज्ञान के सक्रिय
निर्माता होते हैं, या फिर अगला क्या है, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी क्या होता है, एक सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, जिसमें मेन सेंटर जो है वो बच्चा होता है, बच्चे के इर्द गिर्द ही अधिगम घूमता है और बच्चे ही उसमें एक्टिव होते हैं, एक्टिव लर्नर की तरह बच्चे जो है पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग, अगला क्वेश्चन क्या है, कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन क्या है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित किया जाता है। सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का और लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, और अगला क्या है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे नैतिकता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जो लेवल 3 का 6 स्टेज है ये। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा कि नैतिक सिद्धांतों से यही जुड़ा हुआ होता है। और अगला क्वेश्चन है 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, आपको पता है, आपने अगर मेरे साथ प्रैक्टिस किया है तो आपको अच्छे से ये याद भी हो गया होगा। तो वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं को, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी दूसरों के साथ पूछ रहा है, खुद के साथ एक होता है, एक दूसरों के साथ होता है। तो जो दूसरों के साथ होता है वो क्या होता है, इंटर। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश वाले यहाँ से देखेंगे कि जो दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बना पाता है वो इंटरपर्सनल होता है, और जो खुद के साथ बेस्ट रिलेशन बनाता है, अपने भावनाओं को समझ पाता है, अपने भावनाओं को रेगुलेट कर पाता है, खुद का संबंध जिसका अपने साथ अच्छा होता है वो इंट्रा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं और लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। तो इंटर मतलब दूसरों के साथ, इंट्रा मतलब खुद के साथ, इंटर मतलब दूसरों के साथ, इंट्रा मतलब खुद के साथ। ठीक, इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। हिंदी में देखेंगे तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। अगला है कि स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उनमें जुर्माना लगाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है। और अगला क्या है, हालांकि ऐसा स्कूल में किया जाता है कि अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो आपके ऊपर 5 रुपये का चार्ज, 10 रुपये का मतलब फ़ाइन लगा देते हैं पर डे के हिसाब से। और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि यही ऑप्शन सही होगा कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि बच्चों की अभिव्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार दिया जाता है और लड़कियों को यांत्रिक ब्लॉक, मतलब लड़कों को कार और यांत्रिक ब्लॉक दिए जाते हैं और लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। तो यह अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है। जेंडर में स्थिरता है ये, तो बिल्कुल ही नहीं। समानता नहीं है, ये क्या है,
सशक्तिकरण भी नहीं है, ये जेंडर का पक्षपात है, जेंडर बायस्डनेस है ये। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये एक फ्री का नंबर होता है। हर बार इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि जो कि जेंडर पे होता है, तो वो आप आराम से थोड़ी सी कॉमन सेंस है, उसको आप सही कर सकते हैं। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने, व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? मतलब कि एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने पर प्राइवेट स्पीच जो बच्चे अपने आप से करते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रियता को बढ़ावा देता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हतोत्साहित हमें नहीं करना है क्योंकि हमारी खुद की सोच, हमारी खुद से जो टॉक करने की जो तरीका होता है, हम कितना पॉजिटिव तरीके से खुद से बात करते हैं, वही हमारे इमोशन को, हमारे लाइफ को रेगुलेट करती है। और उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा खुद का ध्यान भंग करता है, तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी हतोत्साहित नहीं करना है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है, तो बिल्कुल ही ठीक है। जब हम अपने आप से पॉजिटिव टॉक करते हैं तो हमारे एक्शन भी पॉजिटिव होते हैं। अगर हम अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं तो हमारे एक्शन भी उसी तरीके के हो जाते हैं। तो अगर हम अपने आप से जैसी बातें करते हैं, हमारे एक्शन में वो सब दिखाई देता है, तो मतलब हमारी इमोशन, हमारा सेल्फ टॉक जो है वो हमारे इमोशन को रेगुलेट करता है, हमारे एक्टिविटी, हमारे एक्शंस को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। और यह किसने क्या कहा है? तो यह लेव वाइगॉत्स्की ने कहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। अम, कौन सा कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे हमें नेगेटिव ऑप्शन को खोजना है कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, तो ये तो गलत ही होगा। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि हमें नेगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढना है। अगला है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। और अगला क्या है कि वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देती है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव बातों को खोजना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। ये ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से गलत होगा। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। अगला है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के लिए उचित आवास और सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना सहायक है, बिल्कुल भी नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना सहायक नहीं होगी। लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य अनम्य स्कूल कैलेंडर, पाठ्यक्रम लचीला हो, अनम्य का मतलब क्या है कि एकदम रिजिड स्कूल का कैलेंडर, तो ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास हो, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र हो, तो ये सब भी तो नहीं हो सकता। ये विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास हो समावेशी कक्षा में, ये ऑप्शन जो है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर आप लचीला पाठ्यक्रम देख के आंसर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनम्य का मतलब रिजिड होता है कि मतलब एकदम फिक्स्ड टाइम टेबल है कि उस टाइम टेबल के अलावा कोई और टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो सकता। मतलब ये टाइम टेबल बन गया तो बन गया, इस तरीके की अगर आप स्कूल समय पे नहीं आ पाते तो आपको बाहर निकाल दिया जाए, इस तरीके की बातें जो है वो होने लग जाती हैं, तो ये जो है वो ठीक नहीं है। तो ये वाला तो सही है लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। ये क्वेश्चन जो है वो फंसाने के लिए दिया गया है कि लचीला पाठ्यक्रम देख के लोग उसके साइड चले जाएं।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो गूढ़ज वैकल्य का मतलब डिसकैलकुलिया, पठन वैकल्य का मतलब डिसलेक्सिया हो गया, भाषा वैकल्य हो गया, और भाषा वैकल्य डिस्फेजिया हो गया, और क्या हो गया, गति समन्वय वैकल्य का मतलब क्या होगा, डिस्प्रैक्सिया हो गया। तो यहाँ पे 17 का डी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप इसको इंग्लिश में ही देख लीजिए, डिस्प्रैक्सिया होगा यहाँ पे आंसर, डिस्प्रैक्सिया होगा। यहाँ पे जब क्या होता है, हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है, और हैंड आई का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता मतलब कि हम लिख नहीं पाते, मतलब हमारे शरीर के अंगों में संतुलन नहीं बन पाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्प्रैक्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, डिस्प्रैक्सिया बोलेंगे। इसको आप लिख कर रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार नहीं पूछा गया है। डिसकैलकुलिया मैथ की प्रॉब्लम, ये बार बार पूछा गया। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर, ये भी बार बार पूछा गया। डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर, ये भी बार बार पूछा गया। और ये भाषा वैकल्य का मतलब है डिसफेजिया, जिसमें कि भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। और डिसप्रैक्सिया का मतलब है कि हैंड और आई में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। तो यहाँ पे ये ये 5 डिसऑर्डर जो है वो आप अच्छे से लिख कर रख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे गए हैं और रिपीट होने वाले क्वेश्चन यही सब होते हैं। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण को जोड़ना चाहिए। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला देना चाहिए। तो उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो कि दृष्टिबाधित हैं, जिन्हों की देखने में प्रॉब्लम है, तो आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण का जोड़ें, ये बात ठीक है। हस्तलिखित नोट्स देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो देख ही नहीं पाते हैं। और विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, बिल्कुल भी नहीं, वो देख नहीं पा रहे हैं। और उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि आज हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण को भी जोड़ें। तो ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऐसा बेटर होगा। अगला क्या है, 19 नंबर वाला क्वेश्चन है कि जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को किससे बचना चाहिए? उन्हें दैनिक जीवन और परिवेश के उदाहरण शामिल करना चाहिए, तो हमें इससे बचना तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्या है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए, तो ये भी ठीक है, इससे हमें बचना नहीं है। और उसके बाद क्या है कि पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए, ये भी ठीक है, हमें इससे बचना नहीं है। उन संप्रदाय को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरीके से अप्रासंगिक है, तो ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? दिव्यांगता है एक साइड और एक साइड जो है वो उसके समायोजन के लिए संयोजन रणनीति का सही युग्म क्या है? ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, संबंधी विकार मतलब ADHD यहाँ पे दिया गया है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा अटेंशन ही नहीं बन, एक जगह जो है वो अटेंशन ही नहीं बन पाता है, तो उनके लिए लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जिनको ADHD की बीमारी होती है उनके कार्य को छोटे छोटे चीज़ों में बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह लंबे समय तक अपना फोकस नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला क्या है, स्वलीनता मतलब कि ऑटिज्म होता है, इंग्लिश में इसको ऑटिज्म बोलते हैं। जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या को अपनाएं। अगला क्या है कि पठन वैकल्य का मतलब क्या है, डिसलेक्सिया है, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि डिसलेक्सिया में रीडिंग डिसऑर्डर को सॉल्व करते हैं।
वाक बाधिता का मतलब क्या है? स्पीच इम्पेयरमेंट, मतलब जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मूल्यांकन के लिए केवल मौखिक रूप को स्वीकार करे। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 20 नंबर का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी। 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसको मैंने एलिमिनेट करके ही निकाला आंसर, क्योंकि मुझे ऑटिज़्म का जो है वो लक्षण नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि एटीएसडी में छोटे-छोटे कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाता है, और डिस्लेक्सिया जो होता है वो रीडिंग डिसऑर्डर है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी उसका भी मैच सही नहीं दिया गया। और जो बोलने में जिसको प्रॉब्लम होती है उसको हम मौखिक रूप का कार्य नहीं देंगे, बल्कि हम उसको देखने वाले कार्य देंगे। तो ये सब मैच ही नहीं कर रहा। तो मैच क्या कर रहा है? मतलब कि मैच ये कर रहा है कि जो ऑटिज़्म होता है, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या पर उनसे काम करवाएँ, या उनके साथ जो भी है वो काम एक ही समय पे किया जाए उनका। मतलब उनको एक ही समय पे काम करने की ट्रेनिंग दिया जाए, जितना हो सके सेम टू सेम तरीके की, सेम टू सेम टाइम पर। मतलब एक ही टाइप की दिनचर्या का मतलब कि जैसे कि मैं रोज़ सो के उठती हूँ, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये काम करना है, उसके बाद ये काम, मतलब एक दिनचर्या जो है वो फिक्स्ड होती है और एक ही जैसी ही लगभग होती है हर दिन की। तो उसी तरीके से जो ऑटिज़्म वाले बच्चे होते हैं, उनके दिनचर्या में ज़्यादा वेरिएशन नहीं लाने चाहिए, बल्कि वो एक ही तरीके का रहे। अगला क्या है कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। अगला है कि अधिगम शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अधिगम अधिगम शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो कथन तो सही है। यहाँ पे क्या है? अ, पहला कथन तो आपको पहला कथन तो सही दिख ही रहा है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है कि अधिगम विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। और ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ये सही है लेकिन आर गलत है। और अगला क्या है कि विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? तो जो उनके द्वारा पहले से ही साझा, समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। नए ज्ञान के निर्माण का आधार हम किसको मानते हैं? पहले से ही समझा और माना जाता है, जो अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरीके से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत ही परे हैं। तो संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो जाएगा। संज्ञानात्मक स्तर से अगर बहुत परे हो जाएगा अ, तो वो भी आंसर जो है वो नहीं हो सकता, कि वो हमारे संज्ञान में है ही नहीं, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? नए ज्ञान के निर्माण का आधार क्या होता है? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, उसी के बेस पे नए ज्ञान का निर्माण होता है। और जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक हो तो होगा ही नहीं। पूरी तरीके से अपरिचित और अज्ञात है तो नए ज्ञान का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्या है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, और ठीक है ये बात, तो ये ऑप्शन तो गलत नहीं है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी अगला क्या है कि विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। ये बात ठीक है, हमें नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है। जब विद्यार्थी दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनके अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है कि सही नहीं है। तो सही नहीं है का मतलब क्या है? यहाँ पे बी ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके आप निकालेंगे तो आपको बी ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 3 ऑप्शन तो एकदम ही सही हैं, उसको तो आप काट ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपको आंसर मिलेगा कि सीखने का सभी कार्य व्यक्ति के द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को अपना एग्जाम में छोड़िएगा मत, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंतःक्रिया और संप्रेषण में
सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसको तो आप काट नहीं सकते। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत कुछ सीख कर आते हैं, इसको भी आप नहीं काट सकते। अगला है कि जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को भी नहीं काट सकते हैं। आपको बी ऑप्शन ही मतलब आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पुस्तक पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके और विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। तो आपको ये पता है कि ये सब जो है वो विद्यार्थी के असफलता के कारण हो ही नहीं सकते। क्लासरूम में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, इसीलिए हमें पाठ्य वस्तु को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो ये तो असफलता का कारण बिल्कुल भी नहीं है। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ भी असफलता का कारण एकदम नहीं है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान भी असफलता का कारण नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं आंसर। यहाँ पे क्या है कि असंदर्भित पुस्तकें, मतलब कि कुछ ऐसी पुस्तकें जो कि वो अपने रियल लाइफ से सिचुएशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की अगर पुस्तकों का यूज़ किया जाएगा तो वो विद्यार्थियों की असफलता के कारण हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, और 3 ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट के निकाल सकते थे कि ये ऑप्शन तो होना ही नहीं है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो असक्रिय होती है, विनम्र होती है, आंशिक होती है या निष्क्रिय होती है? तो प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। प्रभावी अधिगम में या फिर बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति हो या फिर प्रगतिशील शिक्षा की बात किया जाए, सब में शिक्षार्थी जो है वो एक्टिव ही होता है, सबका सेम ही आंसर होता है। और अगला क्वेश्चन है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल, मतलब कि मेटाकॉग्निटिव स्किल जो होती है, इसमें चिंतन। अब मेटाकॉग्निशन से क्वेश्चन जो है वो हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से मतलब ध्यान रखिएगा अपने माइंड में कि चिंतन और अधिगम को नियमित करता है, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करता, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन तो पहले आप निकाल सकते हैं आराम से, रटने वाला। और विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये उच्च स्तर की सोच को दर्शाता है। ठीक है, ये उच्च स्तर की सोच को दर्शाता है। यह चिंतन और अधिगम को क्या करता है? नियमित करता है। तो जो मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञानात्मक कौशल होते हैं वो चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। ये संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, तो ये भी गलत है क्योंकि ये प्रभावित करते हैं। और इसको आप अच्छे से, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख के रख लेंगे, मेटाकॉग्निशन वाला। और अगला है कि त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भी भूमिका नहीं होती। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म कर देना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि त्रुटियां जो है वो अधिगम का ही पार्ट होती हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए, ये भी नहीं है। और उसके बाद त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण के द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है ये। विद्यार्थी अपने त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते, तो बिल्कुल ही ये ऑप्शन जो है वो गलत होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन होगा कि त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण के द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ही, यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण और संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण और संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो यहाँ पे बस स्टेटमेंट टफ बनाने की कोशिश की गई है। मैं आपको वो ट्रिक बता देती हूँ इसका क्या होता है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, बात ठीक है। अगला है कि संवेग और अधिगम सूचना प्रसंस्करण से कोई संबंध नहीं होता, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। और सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं,
ये भी नहीं है। नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक, तो आप देख ही सकते हैं कि सकारात्मक संवेग होगा तो सकारात्मक प्रसंस्करण भी होगा, नकारात्मक संवेग होगा तो नकारात्मक ही अधिगम और सूचना प्रसंस्करण भी होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन अच्छे से दिख ही रहा है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मतलब बिल्कुल ही सही है। अब इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाना नहीं था, आपको इसमें रिलेशन ही बस फाइंड करने थे। और 29 नंबर वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि एक एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यय के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही हैं, तो यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यय के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या कर रही हैं, किताबें पढ़ रही हैं, तो क्या करना चाहिए। हाँ, तो निम्नलिखित में से यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, और अगला है कि परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो यहाँ पे ये जो होगा 29 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, महारत हासिल करना है उनको, करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हैं। अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हैं, मतलब कि एक टॉपिक में वो अपना मतलब पकड़ बना रही हैं, मतलब वो उसमें महारत हासिल कर रही हैं। तो इसके लिए आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे कि अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, आपको ये याद रखना है, ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, तो बिल्कुल ही गलत है, लचीला पाठ्यक्रम की बात करता है। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, ये बात ठीक है। अगला है कि परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, बिल्कुल गलत है ये। और आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये रचनात्मक तरीकों को अपनाने पर बल देता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन निकल रहा है कि बहुविषयकता और मल्टीडिसिप्लिनरी एंड समग्र शिक्षा की बात करता है ये। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड हॉलिस्टिक एजुकेशन की ये बात करता है NEP 2020। तो आप देख सकते हैं कि NEP 2020 से भी अभी तक हमने 10-15 पार्ट में वीडियोस अपलोड मैंने मतलब CDP का किया है। आप वहाँ भी देख सकते हैं कि NEP 2020 से भी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उसमें बहुत जनरल क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन हाँ आपको 8-10-15 पॉइंट जो है वो NEP 2020 के पता होने चाहिए, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। अब कल की वीडियो हम